जय हिंद। आप सभी का एमएस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th इंग्लिश कोर्स सेट 1 लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि 11th क्लास के भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन किया जाए, तो आज मैं वही लेकर के हाजिर हूँ। तो आप देखेंगे कि टर्म 2 का जो मॉडल सेट है इंग्लिश कोर का, वो भी 40 मार्क्स का है। टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में है, रीडिंग, राइटिंग और बुक से हैं। तो रीडिंग सेक्शन में आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 5 का जवाब आपको देना है और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 10 मार्क्स का रहेगा आपका। नेक्स्ट तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले पैसेज। तो ये रहा आपके बीच में पैसेज। पैसेज आप देखेंगे, इसको 1-2 बार पूरा रीड करिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा रीड करूँगा और समझाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए ताकि आप कम समय में जल्दी से वीडियो को देख पाएँ। इसलिए पैसेज को आप एक बार जूम करके और पॉज करके स्टॉप करके 2 बार रीड कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आगे इसका हम लोग प्रश्न पर डायरेक्टली आते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैज़ द हेज ओवर साउथ एशिया इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, यानी कि धुंध जो है, जो कोहरे के रूप में छाया हुआ है साउथ एशिया के ऊपर में, वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को। तो इसका आंसर होगा, जो फर्स्ट लाइन है वहीं पे आप देखेंगे। आप देखिए पैसेज में जो फर्स्ट लाइन है ना, वहीं से आंसर पिकअप किया गया है, तो आपको इसको देखने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। पता है आंसर में, अ वास्ट ब्लैंकेट ऑफ पोल्यूशन स्ट्रेचिंग अक्रॉस साउथ एशिया इज कटिंग डाउन द सनलाइट बाय 10% ओवर इंडिया, डैमेजिंग एग्रीकल्चर एंड मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न। तो कहता है कि पोल्यूशन का एकदम कंबल नुमा फैला हुआ विस्तारित रूप से है, जो खास करके साउथ एशिया के ऊपर, वो भारत में पड़ रहे सूरज की रोशनी का 10% हिस्से को सोख लेता है और भारत पर पड़ने नहीं देता है, जिसके वजह से भारत में एग्रीकल्चर और रेनफॉल पैटर्न को प्रभावित करके रख दिया है। ये था आपका पहला का आंसर। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न आपका है, व्हाट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेज। आखिरकार हेज जो बनता है, धुंध, आप कभी सुने होंगे ना, दिल्ली में जब पोल्यूशन फैलता है तो किस तरह से वहाँ पे पोल्यूशन का धुआं टाइप का फैल जाता है, धुंध टाइप का, उसी को हेज कहते हैं। तो उसी तरह का यहाँ भी होता है। तो इसका जो शॉर्ट आंसर आपको मैं लिख दिया हूँ, बहुत लंबा चौड़ा आंसर इधर उधर मिलता है, बुक में भी थोड़ा सा है। तो सिंपली सी बात है कि हेज इज कॉज्ड बाई पोल्यूशन। हेज पोल्यूशन की वजह से फैलता है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट आंसर है, आपको एक लाइन में याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट वर द लेवल्स ऑफ प्रीमैच्योर डेथ्स एस्टिमेटेड इन 7 मेजर सिटीज ड्यूरिंग द 1990s ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो कहता है कि 1990 में रेस्पिरेटरी डिजीजेज अर्थात श्वसन बीमारी की वजह से, जैसा कि आप कोरोना के टाइम में आप सुने होंगे कि किस तरह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता था, तो वैसे ही में कितने लोगों के मौत का अनुमान किया गया था, क्या लेवल था उसका। तो एज इन अर्ली 1990s द नंबर ऑफ प्रीमैच्योर डेथ वाज 24,000 and in the mid 1990 the statistics grew up to 37,000 premature fatalities। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 1990 के आसपास जो पैरामीटर था उसमें, वो शुरुआती में 24,000 था, लेकिन फिर बाद में ये स्टैटिस्टिक्स आगे बढ़ करके, ये पैरामीटर बढ़ करके जाके हो गया आपका 37,000। फिर आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है, व्हाट डिड प्रोफेसर वी रामनाथन से अबाउट द इफेक्ट ऑफ द हेज ऑन करंट ड्राउट इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे
वो कहते हैं he said that if the drought persists for about 4 to 5 years then we should start suspecting that it might be because of haze। तो वो ये नहीं कहते कि तुरंत अभी हो जाएगा, लेकिन अगर लगातार इसी तरह से 4-5 साल होता रहा, अगर ये घटनाएं लगातार 4-5 साल तक ये होता रहा, तो हम समझ लें कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल हेज की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है, आगे कहता है प्रश्न संख्या 5 में, Which countries are most affected by the haze and why? कौन से देश हैं जो हेज की वजह से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? तो आइए देखते हैं। आंसर में कहता है इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये तीनों देश खास करके आर मोस्ट अफेक्टेड, यहाँ पे मोस्ट भी लिख सकते हैं, अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये तीनों देश बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, पॉपुलेशन का जो घनत्व है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है, हाई है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 में, Why is there overall concern for Asia over the next 30 years? Now, it is because the population of Asian region may rise up to 5 billion people। तो कहता है कि नेक्स्ट 30 सालों में ये जो है आखिरकार बहुत ही चिंता का विषय क्यों है एशिया के लिए। तो हमें पता है कि ये तीनों देश जो हैं, चाहे इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें या इंडोनेशिया, ये सभी लगभग एशियन कंट्रीज़ हैं, और भी देश जो है एशियन में, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ऐसे होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे आपका है प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री मैच्योर। तो प्री मैच्योर मतलब अपरिपक्व हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे, हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड टाइम, यानी उम्मीद से पहले कुछ हो जाता है तो प्री मैच्योर। जैसे कभी डिलीवरी हो जाती है, किसी बच्चे की 7 महीने भी हो गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी, यानी कि समय से बहुत ही पहले। तो ऐसे हम लोग इसका मीनिंग लिखेंगे। आगे नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सेक्शन बी में 3 प्रश्न रहेंगे, 3 में से किन्हीं 2 का ही आपको ट्राई करना, हालांकि मैं यहाँ सभी का आंसर कर दिया हूँ। अब देखेंगे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली गिविंग यू व्यूज ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट। तो यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ एडिटर के पास, और आपको बताना है कि इंग्लिश स्पीकिंग खास करके टूरिस्ट के साथ जो होता है वो बहुत ही कम हो पाता है, तो अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो खैर चलिए हम लोग लेटर जो है लिखिए। सबसे पहले आप राइटिंग एड्रेस लिखिए, है ना, तो कोई रोड या जो गली है आपका वो लिखेंगे, है ना, सिटी शहर का नाम। उसके बाद डेट लिखेंगे आप, डेट के बाद सीधा जहाँ पे आप पत्र लिख रहे हैं द एडिटर, इसके बाद सीधा एडिटर का जो एड्रेस है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विथ टूरिस्ट। तो आपको ये सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सर यहाँ पे कोमा देंगे और फिर आगे लेटर आपका बढ़ेगा। शॉर्ट में मैंने इसको लिखने का प्रयास किया, वैसे लेटर बहुत ही लंबा होता है। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल देयरफॉर the school should take it compulsory for all the students to speak English and learn English also in order to make the country accessible for the tourist. It is important that people of India know that know the language, hence English should be promoted and encouraged. I expect that throughout your newspaper this should be looked upon as soon as possible. Thanking you in anticipation। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर, धन्यवाद आदि लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9 में है आपको एक नोटिस लिखना। तो कहता है आप जतिन है, यू आर जतिन ऑफ क्लास 11
और क्लास 11 से हैं। यू फाउंड अ पर्स इन द लाइब्रेरी, आपको स्कूल लाइब्रेरी में एक पर्स मिला है, एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के लिए। और आप कैसे लिखेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले आप किसी स्कूल के लिए से हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे हेडिंग देंगे, उसके बाद लिखेंगे ये क्या है, नोटिस। ठीक है, उसके बाद फाइंडिंग अ पर्स, ये आपका ऐसे दे सकते हैं। फिर है, देखिए क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आई फाउंड अ पर्स इन स्कूल कैंपस यस्टरडे। सारे विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि कल मैं स्कूल कैंपस में एक बैग पाया था। इनसाइड इट, इसके अंदर आधार कार्ड है, कुछ पैसे हैं और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फाउंड है। इट इज ऑफ रिबॉक कंपनी का है ये, एंड ब्लैक इन कलर, कलर में ब्लैक है। द ट्रू ओनर ऑफ द पर्स कैन कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल ऑफिस बट यू हैव टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग इट। अब जो इसके मालिक हैं सही में, वो प्रिंसिपल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने क्लेम करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लाना होगा कि ये आप ही का है, यानी कि आपको अपना कुछ पहचान पत्र लाना है। उसके बाद 3 क्लास 9 ये था आपका, आप सिग्नेचर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूज पेपर ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यू आर नयन नमिता, तो आप नयन या नमिता हैं, एक न्यूज आर्टिकल छपने के लिए आपको एक आर्टिकल लिखना है, टॉपिक है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, मैं इसको अभी समझिए कि शॉर्ट किया हूँ। तो ये आपको लिखना है। सिस्टम यही है कि सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, जैसे न्यूज़पेपर कैसे छपता है वैसे शुरू में क्या होता है, हेडिंग होता है, उसके बाद डिटेल होता है, फिर नीचे संवाददाता का नाम होता है, बस ऐसे ही करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स लिखा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइक अ गियांट और मॉन्स्टर वेयर पीपल आर कंपेल्ड टू लिव इन डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इज स्टैंडिंग विद बैकवर्डनेस। तो कहता है भारत का बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा और विशाल समस्या है, जहाँ पे लोग मजबूर हैं इस सिचुएशन में रहने के लिए, और ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की वजह से हमारा देश अभी भी पिछड़ापन में फंसा हुआ है। द पोवर्टी, स्टारवेशन एंड हेल्थ लिटरेसी इटीसी एट्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जिसकी वजह से, बेरोजगारी की वजह से क्या क्या होता है, तो गरीबी फैलती है, लोग भूख से मरते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाता है, अशिक्षा फैलती है, और इसका रिजल्ट यही है बेरोजगारी की वजह से। देयर आर मेनी रीजन फॉर इट विच हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो डिस्कस किया गया है। तो ये कारण आपको पढ़ना है, आप कहीं और से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट सा नमूना लिख करके दिखाया गया, इस तरह से लिखना है। लास्ट में कंक्लूजन लिख करके ये आपको यहाँ पे नाम अपना लिख देना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। What does the notice the world most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? तो ये चैप्टर जो आप पढ़े थे ना, उसमें आपको आया होगा, द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एट अ केज इन द जू एट लुसाका जोम्बिया सिग्निफाइज दैट मैन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिटोरिएशन इन इन्वायरमेंट एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। उसका कहना है कि मानव इसलिए एक सबसे खतरनाक जानवर माना गया है क्योंकि आदमी ही हर तरह के इन्वायरमेंट यानी वातावरण को और रिसोर्सेज को बर्बाद करने का जिम्मेवार है। दस मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, इसीलिए मानव को सबसे खतरनाक जानवर माना गया है, क्योंकि अगर पृथ्वी कल रहकर बर्बाद हो जाती है या रहने लायक नहीं रहती है, इसका सबसे मेन कारण मानव होगा। द एलियन प्लैनेट से दिया गया था। नेक्स्ट है फिर आपका, हु इज मिस्टर क्रोकर हैरिस, हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर मास्टर्स। आंसर है, क्रोकर हैरिस इज अ टीचर हु वुड नॉट compromise on the rules and regulations to suffice सेंटिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। कहता है क्रोकर हैरिस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो कभी भी रूल्स और रेगुलेशंस को कंप्रोमाइज, उससे समझौता कभी नहीं करते हैं, चाहे स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स के साथ चाहे कुछ भी करना पड़े। ही इज़ हार्ड ऑन स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, जब पढ़ाई की बात हो तो वो बहुत ही सख्त हो जाते हैं। ही इज अ टीचर दैट स्टूडेंट कुड नेवर डिसोबे, वो इतने सख्त टीचर हैं कि कोई स्टूडेंट उसको डिसोबे नहीं कर सकता।
दे रिस्पेक्ट हिम आउट ऑफ फियर, हालांकि वे लोग उसको डर से रिस्पेक्ट करते हैं। ही पजेस एन इनडिफरेंट एंड नॉन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, हालांकि ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा सख्त और एक ऐसा एटीट्यूड रखे हुए हैं जिसे लगता है कि स्टूडेंट्स को वो नहीं समझते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर, अदर टीचर्स लाइक फ्रैंक envied him for the effect he had on the students as all the others। अब कहता है कि यहाँ तक कि एक टीचर जो फ्रैंक है वो उनसे जलते हैं क्योंकि उनका जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो स्टूडेंट से प्रभाव है उनसे उनको जलन होती है। नेक्स्ट है, वाई हैज़ द आर्टिकल बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। आर्टिकल टाइटल जो हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे सिल्क रोड, उसका आखिरकार नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा? चलिए देखते हैं। द टाइटल ऑफ द आर्टिकल हैज़ बीन नेम्ड ऑन द हिस्ट्रिक सिल्क रोड और रूट, है ना। एक ऐतिहासिक सिल्क रूट था, रेशम मार्ग, जिसका आप इतिहास में भी पढ़े होंगे, उसी के बारे में चूंकि ये कहानी लिखा गया है और उसी रूट पर लेखक चर्चा भी किया है, तो इसी वजह से उसका नाम दिया गया है। द नेटवर्क कनेक्टेड ऑफ एफ्रो यूरेशियन लैंड मास, है ना, और वो जो रोड का जो नेटवर्क है वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये पूरे विशाल भूभाग को जोड़ता है। इट स्टैब्लिश्ड ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, स्पाइसेस, टीज एंड पर्सलिन, इंडियन टेक्सटाइल्स, प्रीसियस स्टोन्स एंड पेपर एंड रोमन एम्पायर्स, गोल्ड, सिल्वर, फाइन ग्लासवेयर, वाइन, कारपेट्स एंड ज्वेल्स। तो उस रास्ते से मेनली सिल्क का ही व्यापार किया जाता था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, चाय हो गया, मसाले हो गए, कपड़े हो गए, ब्लैक मिल्क, पेपर हो गया, बहुत सारी चीज़ें। रोमन एम्पायर में के ज़माने की भी बहुत सारे सोने, चांदी और कारपेट आदि का व्यापार किया गया था उसी रोड से। द रोड वाज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ सिल्क ट्रेड विथ चाइना, क्योंकि उस रोड का नाम इसलिए सिल्क रोड पड़ा था क्योंकि चाइना के साथ सिल्क का बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था। इन द चैप्टर, इसीलिए इस चैप्टर में भी ऑथर जो हैं ट्रेवल करते हैं उसी माउंट कैलाश से, एक्सप्लोरिंग द हिमालयाज बेल्ट इन तिब्बत, तो उसी इलाके से, तिब्बत से हिमालय में होते हुए जाते हैं उसी रूट से। सिंस द ऑथर एक्सप्लोर दिस रीजन द चैप्टर इज टाइटल एज सिल्क रोड, चूँकि लेखक जो हैं इसी रोड से वो आते जाते हैं, इसी के बारे में वर्णन भी किए, चर्चा किए हैं, इसी वजह से उसका नाम सिल्क रोड पड़ा। आगे हम लोग देखते हैं, डज द पोयम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इट इज फेयरली। कहता है, द पोएट एलिजाबेथ जेनिंग्स has given the personal experience as well as universal because the helplessness of father has been described in this poem. This type of experience, feeling of father can be seen in which is personal, but this type of experience can we see also in our society। तो कहता है कि लेखक ने इस जो एक्सपीरियंस को दिखाया है ये यूनिवर्सल है और वास्तविक है, क्योंकि इस तरह का चीज़ें यहाँ पे कॉमन मैन भी महसूस करते हैं कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा पिता जो होते हैं वो थोड़ा सा मजबूर फील करते हैं अपने आप में। ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे को नहीं समझ पाते या उसका बेटा उसे समझ नहीं पाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, What, according to the poem, childhood is involved in the progress of growing up। तो according to the poem, the loss of child is involved in the process of growing up। तो पोएम के हिसाब से इसमें बताया गया है कि द चाइल्ड इज इन्वॉल्व इन द प्रोग्रेस ऑफ ग्रोइंग। जब भी आदमी बड़ा होता है तो यकीनन बचपना धीरे धीरे गायब होने लगता है। द लॉस इज कंपनसेटेड बाई सम गेन्स विच कम विथ एडोलेसेंस। हालांकि बचपना तो गायब होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त भी करते हैं। दीज आर इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, और वो क्या क्या हमें प्राप्त होता है, तो वो है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, पावर ऑफ रेशनलाइजिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, एज वेल एज सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा हम लोगों में अंतर विभेद कर पाते हैं और ख़ास करके खुद के बारे में हम लोग भरोसा कर पाते हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हो पाते हैं।
नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ये सेम आंसर, सेम क्वेश्चन है, आंसर सिर्फ डबल मैंने लिख दिया था कि कोई कोई आंसर लंबा होता है तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने कर दिया था। आगे नेक्स्ट देखिए, आगे 60 नंबर, व्हाई डिड आइंस्टाइन से आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, है ना, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे डेट्स लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब उनका कहना है कि आखिरकार बहुत सारा डेट और बहुत सारे डेटा याद करने से क्या फ़ायदा, उसके लिए हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर है, उसमें भी हम रख सकते हैं। खैर देखिए, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन व्हेन हिज हिस्ट्री क्लास टीचर आस्क अबाउट द डेट ऑफ द बैटल ऑफ द वाटरलू। जब उसके हिस्ट्री टीचर वाटरलू के डेट के बारे में पूछते हैं, वाटरलू की जो बैटल थी, लड़ाई थी, तो वो ऐसा बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन लर्निंग डेट लाइक पायरेट इज नॉट अ मीन ऑफ एजुकेशन। मतलब कि सिर्फ डेट याद करने से शिक्षा का कोई मतलब नहीं हुआ। इन द आइडियाज़ ऑफ द मैटर मस्ट भी इंक्लूड, कि आखिरकार क्या उद्देश्य है उसका, क्या आइडिया है, वो हमें समझना चाहिए और सीखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंस्टीड ऑफ बैटल ऑफ डेट वी हैव गिव, यहाँ पे एन होना चाहिए था, वी हैव टू गिव द या गिवन द टेंशन व्हाई डिड सोल्जर्स किल टू अदर्स। कि हमें ये सोचना चाहिए था कि आखिरकार सोल्जर्स ने एक दूसरे को क्यों मार दिया, हमें इस आइडिया पे विचार करना चाहिए था। नेक्स्ट है, हु वाज डॉक्टर एंड्रयू, वेयर वाज ही वर्किंग। तो डॉक्टर एंड्रयू के बारे में दिया है, बर्थ जो चैप्टर उससे आया है। तो देखिए, एंड्रयू वाज अ वेरी एक्सपीरियंस एंड कैपेबल डॉक्टर बिकॉज बाय हिज एक्सपीरियंस ही सेव्ड द लाइफ of Morgan's wife, and he also recognized the disease of her stillborn child, and by his positive efforts he also saved the life of that child, and he was working at Blenley। तो कहता है कि एंड्रयू जो थे बहुत ही ज़्यादा एक अभी न्यूली एक्सपीरियंस नहीं कहा जाए, एक न्यूली अपॉइंटेड चल ही रहा था, प्रैक्टिस कर रहे थे अपने वो, और उनका एक दोस्त था मॉर्गन्स, उसकी वाइफ की लाइफ को उसने बचाया क्योंकि उसकी डिलीवरी करवाया, और बच्चा जो एकदम नया नया पैदा हुआ था, आप कहानी में पढ़े होंगे, एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है कई मिनट के लिए, तो उसको अपने पॉजिटिव एफर्ट से बचा लेता है। नेक्स्ट है, हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयू सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड। और आखिरकार सेम उसी चैप्टर से क्वेश्चन है कि आखिरकार उस बच्चे को कैसे बचाया। तो कहता है, द डॉक्टर एंड्रयू वाज मैन ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्ट कंडीशन ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस इन द स्टोरी। डॉक्टर कहता है, वो डॉक्टर जो था, एक्सपीरियंस तो था ही, लेकिन उस डिफ़िकल्ट कंडीशन में अपना उसने होप नहीं खोया। यही हमको लेसन से एक सीख भी मिलता है कि हमें कभी भी होप नहीं खोना चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। इन द स्टोरी द बर्थ ही सेव द लाइफ ऑफ मदर एंड चाइल्ड ऑल्सो, है ना। उस बर्थ चैप्टर में आप देखते हैं कि माँ का भी और बच्चे का, दोनों का लाइफ को बचा लेता है। आफ्टर हिज स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अ चाइल्ड वॉज इश्यूड हु वाज स्टिल बोर्न। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो एकदम स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। डॉक्टर डिसाइडेड टू गिव द अटेंशन ऑन हिम पेलिडा एंड एट फर्स्ट आफ्टर सेविंग द लाइफ ऑफ मदर। तो वो सोचता है कि पहले मदर का लाइफ बचाया जाए, तो पहले माँ को बचाता है, उसके बाद उस बच्चे पर ध्यान देता है। व्हेन ही सॉ द चाइल्ड ही इजीली अंडरस्टूड हिज डिजीज। जब उसको देखा तो समझ में आ गया कि कोई उसको बीमारी है, जिसका बीमारी का नाम था अफिक्सिया पेलिडा। एट फर्स्ट ही ट्राइड टू गिव द मेथड ऑफ respiration but he did not success, and after that he continuously dipped in hot and cold water। तो सबसे पहले उसको रेस्पिरेशन सिस्टम करना चाहा, यानी कि मुंह से सांस वगैरह दिया, लेकिन वो जब नहीं सक्सेस हुआ तो बच्चे को कभी गर्म कभी ठंडे पानी में बार बार डुबोया। और द डॉक्टर बिकेम होपलेस बिकॉज देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ इनसाइड दैट चाइल्ड। हालांकि उस न्यू बॉर्न बेबी में कोई जीवन का कोई ऐसा उम्मीद नहीं आ रहा था, देखने से लग नहीं रहा था कि बच्चा अब बचेगा। बट हिज एक्सपीरियंस गेव हिम सक्सेस बिकॉज ही द लाइफ केम इनसाइड दैट चाइल्ड। और उस डॉक्टर के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा प्रयास करने की वजह से आखिरकार बच्चे में लाइफ आ जाती है एट लास्ट।
वो बच्चे को बचा लेता है अपने प्रयास से। और आखिरी प्रश्न है, डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्जिलिंग। तो जब वो ऑथर घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसको क्या होता है, चलिए देखते हैं। द पोएट Marcus Nathan has described about the happiest time in our life childhood, and a man comes in adulthood. After in it that time our mind becomes matured and we can produce the thoughts in our mind and body on self, and we can also realize about the reality of life। तो वो कहते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो शायद हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो और बचपना बड़ा सुंदर होता है, लेकिन जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तब तक हमें हमारे अंदर सही से सोच समझ और समझदारी नहीं आ पाती है। और हम जब बड़े हो पाते हैं तो ही हमारे अंदर एक सही से सोच क्रिएट हो पाता है और चीज़ों को हम सही से महसूस कर पाते हैं, लाइफ आदि के बारे में, वास्तविकता के बारे में। तो ये था हमारा इंग्लिश का सेट 1 कोर क्लास 11 का। और मैं आप सभी से चाहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर करें जितना तक हो सके, क्योंकि आपके वजह से कई लोग पढ़ लेंगे। और बाकी सेट और भी आ रहा है, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स आदि को भी बताते रहें। धन्यवाद।